हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से शहर में एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी रायपुर। देखिए, हाल ही में जो है आपका बेंगलुरु में एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बात करें तो एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एक अद्वितीय नॉट फॉर फ्रॉटिंग फाउंडेशन है। हाल ही में बेंगलुरु में एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा एआई फाउंड्री में के समर्थन से स्थापित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा बेंगलुरु में स्थापित एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क सार्वजनिक निजी मॉडल यानी पीपीएम पर आधारित है। एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आपका 170 करोड़ रुपए फंड दिया गया है। यह राशि नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत दी गई है। एआई इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से शैक्षणिक निकायों, उद्योग और सरकारी निकायों समन्वय बढ़ेगा। इससे जो है नई प्रौद्योगिकियों, मानकों, उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के संदर्भ में अत्याधुनिक नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा के महत्वाकांक्षी मिशन मोड और R&D परियोजना को निष्पादित करके सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान कौन सा देश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मॉरिशस। देखिए, जो आपका है अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित आंकड़ों के बारे में बात करें तो चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माह के दौरान जो मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए यूएसए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत ने अमेरिका से जो है 7.12 बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर और मॉरिशस से जो है आपका 2 बिलियन डॉलर, ठीक है, 2 बिलियन डॉलर, ये डॉलर लिख लीजिएगा, ठीक है, 2 बिलियन डॉलर बना लीजिएगा इसको, ठीक है। और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के अनुसार मॉरिशस जो है अब चौथे स्थान पर खिसक गया है, जबकि जो पिछले वित्त वर्ष की अवधि के दौरान मॉरिशस जो था वो दूसरे स्थान पर था। वही मौजूदा 6 माह में भारत में सर्वाधिक एफडीआई के मामले में जो है वो सिंगापुर आपका ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर है, ठीक है। और इसके साथ कितना का व्यापार है? 8.3 बिलियन का है, 8.3 बिलियन का है। और आपका अमेरिका के साथ 7.12 और आपका मॉरिशस के साथ 2 बिलियन का एफडीआई है, ठीक है। अब बात करते हैं एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई जो है ये भारत के बाहर के निवासी या व्यक्तियों, कंपनियों द्वारा भारत में किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यह मुख्यतः दो तरीकों से होता है। एक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और दूसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई। अब उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में स्पष्ट विभाजन के अरविंद मायाराम समिति का गठन किया गया था। अरविंद मायाराम समिति ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेश पोर्टफोलियो निवेश में स्पष्ट विभाजन में 10% का कैप लगाया।
भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1991 के तहत विदेशी निवेश का विनियमन किया जाता है। भारत में जो है दो मार्गों में एफडीआई प्रभावित होता है। एक है आपका स्वचालित मार्ग, इस मार्ग से सरकार या आरबीआई द्वारा पूर्व अनुमोदन की बिना एफडीआई की अनुमति है, और दूसरा है अनुमोदित मार्ग। इस मार्ग के माध्यम से सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा ये दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ देश के सबसे बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए HAL, ऑप्शन बी L&T, ऑप्शन सी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी अशोक लेलैंड। देखिए आपका जो है राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जो इस 26 नवंबर 2020 को आधारभूत संरचना प्रमुख लॉर्सन एंड टुब्रो यानी L&T के साथ जो है आपका 24,000 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े सरकारी वित्त पोषित नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लार्सन एंड टुब्रो भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है और स्थित है। यह कंपनी विश्व के अनेक देशों में अपना कारोबार चला रही है तथा इसके कार्यालय एवं कारखाने पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इस कंपनी के लगभग 25 देशों में 60 से अधिक इकाइयां हैं और यह कंपनी जिन 4 प्रमुख मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों में अपना कारोबार संचालित कर रही है वे क्षेत्र हैं प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, निर्माण और उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया गया। गुरु नानक देव का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1450, ऑप्शन बी 1562, ऑप्शन सी 1603, ऑप्शन डी 1469। देखिए सिखों के प्रथम गुरु व सिख समुदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन होती है, इस कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बात करके गुरु नानक देव के जन्म के बारे में, तो इनका जन्म जो है 1469 में लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव में हुआ था, जिसे बाद में ननकाना साहिब नाम दिया गया। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से पहले और सिख संस्थापक थे। इनके योगदान के बारे में बात करें तो गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, चिंतक एवं कवि थे। इन्होंने समानता और भाईचारे पर आधारित समाज तथा महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी ने विश्व को नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का संदेश दिया था, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ और जो कुछ भी कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांट दो। उनकी मृत्यु जो है वो 1539 में करतारपुर पंजाब में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1469। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के साथ मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 900 करोड़, ऑप्शन डी 700 करोड़। देखिए हाल ही में जो है भारत सरकार ने भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की है। भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए जो है आपका 900 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। 900 करोड़ रुपए का यह अनुदान जो है वो भारतीय कोविड-19 वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन का पूरा नाम जो है वो मिशन कोविड सुरक्षा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन है।
इस मिशन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। यह मिशन पूर्व क्लिनिकल विकास के साथ त्वरित उत्पाद विकास के लिए सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संस्थानों को समेकित करेगा। हाल ही में जो है वो मिशन के पहले चरण को 12 महीनों की अवधि के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह मिशन कोविड सुरक्षा, भारत के लिए स्वदेशी किफायती और सुलभ वैक्सीन के विकास के लिए लक्षित प्रयास है और यह आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय मिशन के लिए पूरक सिद्ध होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 900 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पनविद्युत कंपनी को कौन से नदी के निम्न प्रभाव के प्रथम अनुप्रभाव पनविद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी है? ऑप्शन ए गलवान नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी श्योक नदी, ऑप्शन डी चौकी नदी। देखिए हाल ही में जो है चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पनविद्युत कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी के निम्न प्रभाव के प्रथम अनुप्रभाव पनविद्युत परियोजना के निर्माण की जो है अनुमति दे दी है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति के बारे में। तो इसे उत्पत्ति स्थल पर सियोंग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। नाम लिख देती हूँ जो उत्पत्ति स्थान पे है, जो आपका सियांग और या आपका है और आपका दिहांग कहा जाता है। ठीक है, सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम जो है आपका मानसरोवर से है, मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील के पास जो कैलाश पर्वत के, ठीक है, कैलाश पर्वत जो है आपका कैलाश पर्वत के चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लेशियर मानसरोवर के पास जो है आपका कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत ठीक है, कैलाश पर्वत के चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से है जो इसका उद्गम होता है। यह जो है अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां में दिबांग, लोहित, सिहांग, बूढ़ी दिहिंग, तीस्ता और धनसरी है। यह एक 12मासी नदी है जो अपने भूगोल और विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण अनेक विलक्षण विशेषताओं से युक्त है। इसमें वर्ष में 2 बार बाढ़ की स्थिति रहती है। पहली गर्मियों में हिमालय हिम के पिघलने के कारण और दूसरी मानसून के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं ये चीनी परियोजना के बारे में। तो चीनी राज्य के स्वामित्व वाली पनविद्युत बिजली पावर चाइना द्वारा नवीत पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में यालुंग जानगोबो नदी के अनुप्रभाव में पनविद्युत के दोहन के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहली बार होगा जब नदी के अनुप्रभाव क्षेत्र का दोहन किया जाएगा। हालांकि नियोजित परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का महान अंश संघीय वलन और मेडोंग काउंटी के यालुंग जानगोबो नदी पर स्थित ग्रेट कैनियन क्षेत्र, जहां नदी का बहाव बहुत तेज है, वहां यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। इस परियोजना के लिए संभावित स्थान हो सकता है। इस 50 किलोमीटर लंबाई के अकेले खंड में 70 मिलियन किलोवाट घंटे की पनविद्युत विकसित करने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कम से कम 5 प्रमुख राज्यों में उगाए जाने वाले कौन से पौधे के जड़ों में रोगजनक संक्रमण फ्यूजेरियम के फफूंद जनित बीमारी नुकसान पहुंचा रही है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी भिंडी, ऑप्शन डी टमाटर। देखिए भारत के जो है कम से कम 5 प्रमुख राज्यों में उगाए जाने वाले केले की फसल को फफूंद जनित बीमारी नुकसान पहुंचा रही है। इस बीमारी को रोकने के लिए केले के पौधे में जड़ रोगजनक संक्रमण फ्यूजेरियम की बेहतर समझ जल्द ही इसके लिए तकनीकी को विकसित करने में मदद कर सकती है। केले में इस बीमारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्राप्तकर्ता डॉक्टर सिद्धेश घाग संक्रमण आनुवंशिक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। भारत दुनिया में केले का प्रमुख उत्पादक देश है और वर्तमान केले की खेती इस फफूंद जनित बीमारी की चपेट में है। फ्यूरिज्म मिट्टी में एक साइप्रोफाइट के रूप में रहती है, पर पेड़ों की जड़ों में पहुंचकर परजीवी की तरह व्यवहार करने लगता है। वैज्ञानिक केले की खेती के लिए नवीन प्रबंधन रणनीतियों और विकसित करने के उद्देश्य से इस रोग के प्रतिमान को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्राप्तकर्ता सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डॉक्टर सिद्धेश गाग संक्रमण के दौरान केले और फ्यूसेरियम के बीच आणविक क्रॉसटॉक को समझने के लिए आनुवंशिक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनीमिया पर समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार देश में स्कूल पूर्व के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया के शिकार हैं? ऑप्शन ए 41%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन बी 28%, ऑप्शन सी 15%। देखिए जो आपका हाल में है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में एनीमिया के सभी कारणों से निपटने के प्रयास करने की जरूरत है। एनीमिया पर समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रजनन आयु की करीब आधी महिलाएं जो है वो खून की कमी की शिकार है, जबकि जो है आपका स्कूल पूर्व के 41% बच्चे स्कूल जाने जो आपका स्कूल, ये ध्यान रखिएगा, जो स्कूल जाने के पूर्व जो है आपका 41% और आपका स्कूल जाने वाले, ये है आपका स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं वो 24% और 28% जो है वो आपका वयस्क, ठीक है, 28% जो है आपका वयस्क भी एनीमिया के शिकार हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को सभी उम्र के लोगों में एनीमिया को कम करने पर ध्यान देना चाहिए तथा एनीमिया के सभी कारणों को दूर करने के प्रयास करने की जरूरत है। बात करते हैं समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के बारे में। तो समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा संचालित देश का पहला राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण है, जिसे जो आपका है फरवरी 2016 से लेकर अक्टूबर 2018 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण को सितंबर 2019 में जारी किया था। इस सर्वेक्षण में भारत में कुपोषण की स्थिति को बताया गया है। बात करते हैं एनीमिया रोग के बारे में। तो एनीमिया रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। सभी व्यक्तियों में इसका स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। सामान्य तौर पर यह स्तर निम्न प्रकार से होता है। एनीमिया रक्तप्लवता के 3 प्रमुख कारण हैं: खून की कमी, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी और लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश की उच्च दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 41%। ध्यान रखिएगा कि स्कूल पूर्व जो है, देश में जो स्कूल पूर्व है उन बच्चों में 41% और स्कूल जाना में 24% और वयस्क में 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत की दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत 5G सहित कितने नए तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सख्त प्रदर्शन मानकों के अनुरूप किए मूल्यांकन में सफल हुए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। देखिए भारत की दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत 5G सहित 3 नई तकनीकें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सख्त प्रदर्शन मानकों के अनुरूप किए मूल्यांकन में सफल हुए हैं। भारत द्वारा जो है 5वीं पीढ़ी के मोबाइल संचार नेटवर्क को पूर्ण पैमाने पर व्यावसायिक तैनाती में उपयोग किए जाने वाले रेडियो इंटरफेस की 3 नई प्रौद्योगिकियों को ITU द्वारा सफल मूल्यांकन के साथ वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है। ITU रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर द्वारा बहुवर्षीय विकास और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन तकनीकों को रोमिंग सहित संचालित और उपकरणों को वैश्विक अनुकूलता को स्थापित करने के संदर्भ में पर्याप्त रूप से सक्षम पाया गया है। ये सभी तकनीक इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकॉम 2020 विजन और ITU के सख्त प्रदर्शन आवश्यकता के अनुरूप है। बात करते हैं 5G तकनीक के बारे में। तो 5G इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी है। इसे डाटा ट्रांसफर करने का अब तक का सबसे कुशल, तेज और सुरक्षित तरीका माना जा रहा है। फिलहाल जो है भारत में 4G मोबाइल कम्युनिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इनमें से कौन सा देश वर्ष 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग इस लिस्ट में सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी बेल्जियम। देखिए आपका जो है इस वर्ष 27 नवंबर 2020 को जो है फीफा द्वारा जारी 2020 के लिए अंतिम रैंकिंग सूची में यूरोपीय देश बेल्जियम को शीर्ष स्थान दिया गया है। फ्रांस को जो है वो दूसरे स्थान पर रखा है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड जो है आपका इंग्लैंड जो है आपका वो चौथे स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। बेल्जियम जो है पहले स्थान पर है, ठीक है। फ्रांस जो है आपका दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे ब्राजील जो है आपका तीसरे स्थान पर है और इंग्लैंड जो है आपका चौथे स्थान पर है, ठीक है। और इसके जो पुर्तगाल जो है आपका वो 5वें स्थान पर है। फीफा की तरफ से जारी नई रैंकिंग में शीर्ष 4 टीमों और कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले विश्व कप की उपविजेता टीम क्रोएशिया के हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हारने का फायदा फीफा फाइनल रैंकिंग 2020 में पुर्तगाल को हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बंद हुए खेल गतिविधियों में लगभग 6 महीने बाद यूरोप के यूएफा नेशंस लीग की फिर से शुरुआत के बाद सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले फिर से शुरू हो गए, जिनका सीधा प्रभाव फीफा की विश्व रैंकिंग पर पड़ा है। फीफा रैंकिंग में भारत वर्ष 2018 में जो है, बात करते हैं 2018 के बारे में, भारत की स्थिति तो 97 में था। वर्ष 2019 में जो है आपका 108वीं रैंकिंग पर था और वर्ष 2020 में जो है आपका 109वीं फीफा रैंकिंग पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेल्जियम। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।